नमस्कार। कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि हमारा चांद जो रोज दिखता है वो कभी-कभी एकदम रहस्यमयी गहरा लाल क्यों हो जाता है? हाँ, जिसे ब्लड मून कहते हैं, रक्तिम चंद्र। बिल्कुल। ये नज़ारा मतलब जितना खूबसूरत है उतना ही सोचने पर मजबूर करता है। और मजे की बात यह है कि 2025 में भारत से ही दो बार पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने का मौका मिलेगा। हाँ, एक 14 मार्च को और दूसरा 7 सितंबर को। ये वाकई खास है। तो आज हम इसी दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, चंद्र ग्रहण। बिल्कुल। ये खगोलीय घटनाएं मतलब सदियों से इंसान को लुभाती आई हैं। कभी डर का कारण बनी, कभी जिज्ञासा का। इनके पीछे का जो विज्ञान है वो हमेशा से बहुत आकर्षक रहा है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो हमने स्रोत देखे हैं, उसमें चंद्र ग्रहण क्या है, क्यों होता है, कितने तरह का होता है, उसका इतिहास क्या रहा है और आज के विज्ञान में इसका क्या महत्व है, सब कुछ है। और हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी को आसान भाषा में समझें। देखें कि ये सिर्फ आसमान में होने वाला कोई बदलाव नहीं है, बल्कि इससे हमें अपने ब्रह्मांड, अपनी पृथ्वी, यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों को समझने में भी मदद मिल सकती है। सही कहा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, इस खगोलीय पहेली की परतें खोलते हैं। सबसे पहला बेसिक सवाल, आखिर ये चंद्र ग्रहण होता क्या है? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो चंद्र ग्रहण एक खास खगोलीय स्थिति है। ये तब होता है जब सूरज, पृथ्वी और चांद बिल्कुल इसी क्रम में लगभग एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। अच्छा। मतलब हमारी पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है। ओके, मतलब पृथ्वी बीच में आकर सूरज की रोशनी रोक लेती है, जैसे हमारी परछाई बनती है। बिल्कुल, पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है। और ये हमेशा पूर्णिमा को ही क्यों होता है, मतलब फुल मून पर? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। पूर्णिमा ही वो टाइम है जब चांद पृथ्वी के हिसाब से सूरज के ठीक उल्टी तरफ होता है ना? मतलब सूरज डूब रहा है पश्चिम में, तो पूरा चांद पूरब में उग रहा होगा। तो इसी पोजीशन में ही पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ सकती है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता। हाँ, ये मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर हर पूर्णिमा को तीनों लगभग एक सीध में है, तो फिर हर बार ग्रहण क्यों नहीं दिखता? उसका कारण है चांद की जो ऑर्बिट है ना, उसका झुकाव। आप ऐसे सोचिए कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी एक सीधी थाली में घूम रही है। ठीक है। जिसे हम इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। अब चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसकी जो घूमने की थाली है वो पृथ्वी वाली थाली से करीब 5 डिग्री झुकी हुई है। अच्छा, जैसे डे प्लेट्स हों, एक थोड़ी तिरछी रखी हो। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। अब इस 5 डिग्री के झुकाव की वजह से क्या होता है, ज्यादातर पूर्णिमा पर चांद या तो पृथ्वी की छाया के थोड़ा ऊपर से निकल जाता है। अच्छा। या फिर थोड़ा नीचे से। ग्रहण तभी होगा जब पूर्णिमा के टाइम चांद ठीक उस पॉइंट पर हो जहां वो पृथ्वी की कक्षा वाली थाली को क्रॉस कर रहा हो और तीनों एक सीध में हो। ये तो मतलब पूरी ज्योमेट्री है। हाँ, अगर ये झुकाव नहीं होता ना, तो सच में हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता। कमाल है। अच्छा, ये जो पृथ्वी की छाया है, क्या ये पूरी एक जैसी काली होती है? मैंने सुना है इसके भी कुछ हिस्से होते हैं। हाँ बिल्कुल। पृथ्वी की छाया के 2 मेन हिस्से हैं। एक है अम्ब्रा, ये छाया का सबसे गहरा, सबसे काला अंदरूनी हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है पेनम्ब्रा, ये बाहरी, हल्की, धुंधली सी छाया होती है। तो क्या चांद इन अलग अलग छायाओं से गुजरता है और इसी से ग्रहण के टाइप तय होते हैं? एकदम सही। चांद इन छायाओं से कैसे गुजरता है, इसी बेस पर चंद्रग्रहण के 3 मेन टाइप बनते हैं। कौन कौन से? पहला है उपछाया चंद्रग्रहण, मतलब पेनम्ब्रल लूनार एक्लिप्स। इसमें चांद सिर्फ पृथ्वी की हल्की वाली बाहरी छाया पेनम्ब्रा से गुजरता है। अच्छा। इसमें चांद की चमक बस थोड़ी सी कम होती है, इतनी कम कि कई बार पता भी नहीं चलता आम देखने वालों को। दूसरा है आंशिक चंद्रग्रहण, यानी पार्शियल लूनार एक्लिप्स। इसमें चांद का कुछ हिस्सा पृथ्वी की गहरी वाली छाया अम्ब्रा में घुस जाता है, बाकी हिस्सा पेनम्ब्रा में रहता है। तब कैसा दिखता? ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांद का एक टुकड़ा काट लिया हो या उस पर थोड़ी स्याही लगा दी हो। ये साफ दिखता है। और तीसरा, सबसे जबरदस्त,
पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल लूनार एक्लिप्स। हाँ। इसमें पूरा का पूरा चांद पहले पेनम्बरा से गुजरता है और फिर पूरी तरह अम्बरा के अंदर चला जाता है। और यही वो टाइम है जब हमें ब्लड मून देखने को मिलता है। आ गया ब्लड मून। अब ये बताइए, जब चांद पूरी तरह पृथ्वी की गहरी काली छाया में है, हाँ। तो वो काला क्यों नहीं हो जाता? लाल या नारंगी कैसे? क्या पृथ्वी की छाया लाल है? नहीं, छाया तो काली ही है। सारा खेल यहाँ हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का है। वायुमंडल का कैसे? सोचिए, जब चांद अम्बरा में है, सीधी धूप तो उस तक पहुंच नहीं रही है। हाँ। लेकिन सूरज की कुछ रोशनी पृथ्वी के किनारों से, एटमॉस्फेयर से होती हुई गुजरती है। जैसे सनसेट या सनराइज के टाइम होता है? बिल्कुल वही। अब जब ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो हवा के मॉलिक्यूल्स, धूल के कण, ये सब क्या करते हैं? छोटी वेवलेंथ वाली नीली और बैंगनी लाइट को चारों तरफ बिखेर देते हैं। अच्छा। इसी को कहते हैं रेले स्कैटरिंग। अरे हाँ, यही तो वजह है कि दिन में आसमान नीला दिखता है। हाँ, बिल्कुल। नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो नीला रंग तो बिखर गया, लेकिन जो लंबी वेवलेंथ वाली लाल और नारंगी लाइट है, वो उतनी नहीं बिखरती। वो लाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए थोड़ी मुड़ जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, जैसे लेंस से लाइट मुड़ती है। और ये मुड़ी हुई लाल लाइट पृथ्वी की छाया वाले अंधेरे हिस्से में पहुंच जाती है और चांद की सतह को रोशन करती है। कमाल है। इसीलिए पूर्ण ग्रहण के टाइम चांद हमें लाल, तांबे जैसा या नारंगी दिखता है। वाह, मतलब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर एक फिल्टर और लेंस जैसा काम कर रहा है, जो सिर्फ लाल रोशनी को छानकर चांद तक भेज रहा है। ये तो गजब है। अच्छा, ये लाल रंग हमेशा एक जैसा होता है या इसमें भी फर्क आता है? इसमें फर्क आता है, बिल्कुल आता है। चांद कितना गहरा लाल होगा या चमकीला नारंगी होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कितनी धूल है, कितने बादल हैं या ज्वालामुखी की राख है। अच्छा। अगर एटमॉस्फेयर बहुत साफ है तो चांद ज्यादा चमकीला और ऑरेंज जैसा दिखेगा, और अगर हाल ही में कोई बड़ा ज्वालामुखी फटा हो और हवा में राख बहुत हो तो चांद बहुत गहरा, भूरा लाल या कभी-कभी तो लगभग अदृश्य भी हो सकता है। अरे, तो मतलब चांद के रंग से हम पृथ्वी के वायुमंडल की उस वक्त की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। ये ग्रहण चलते कितनी देर है? मतलब ये लाल वाला फेज? देखिए, जो पूर्ण ग्रहण का फेज है, जब चांद पूरी तरह अम्बरा में होता है, वो कुछ मिनटों से लेके मैक्सिमम करीब 1 घंटा 47 मिनट तक हो सकता है। ओह, काफी लंबा टाइम है। हाँ, ये इस पर डिपेंड करता है कि चांद अम्बरा के सेंटर के कितने पास से गुजर रहा है। लेकिन पूरा प्रोसेस, मतलब पेनम्बरा में घुसने से लेके पेनम्बरा से पूरी तरह बाहर निकलने तक, वो 3 से 4 घंटे या उससे भी ज्यादा टाइम ले सकता है। बाप रे, मतलब पेशेंस रख के देखने वाली चीज है। बिल्कुल। और साल में कितनी बार होते हैं ये? देखिए, साल में कम से कम 2 चंद्र ग्रहण तो होते ही हैं। कभी कभी 5 तक भी हो सकते हैं, पर वो रेयर है। लेकिन इनमें से ज्यादातर या तो पेनम्ब्रल होते हैं या पार्शियल। किसी एक जगह से पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने का मौका औसतन हर 2.5 साल में एक बार आता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि 2025 में भारत से 2 पूर्ण ग्रहण दिखना काफी खास बात है। सही। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें देखने के लिए कोई स्पेशल चश्मा या फिल्टर नहीं चाहिए, है ना, जैसे सूर्य ग्रहण में होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना पूरी तरह सेफ है। सूर्य ग्रहण की तरह कोई खतरनाक किरणें नहीं होती, तो आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल। बल्कि दूरबीन या छोटे टेलीस्कोप से देखें तो नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। वो ब्लड मून का रंग, चांद की सतह पर पड़ते शेड्स, क्रेटर के किनारे, सब बहुत स्पष्ट दिखते हैं। ये अच्छी बात है। तो ये तो हो गई विज्ञान की बातें, लेकिन इन ग्रहणों का इतिहास और संस्कृति से भी तो जुड़ाव रहा होगा। पुराने जमाने के लोग कैसे देखते थे इन्हें? हाँ, जाहिर है। सोचिए ना, अचानक रात में चमकता हुआ चांद गायब होने लगे या खूनी लाल हो जाए। प्राचीन सभ्यताओं के लिए तो ये अक्सर डर, हैरानी और अंधविश्वास का कारण बनता था। डर का? हाँ, कई कल्चर्स में मानते थे कि कोई राक्षस या कोई दानव चांद को निगल रहा है। जैसे अपने यहाँ राहु और केतु की कहानी है। हाँ बिल्कुल। हिंदू मैथोलॉजी में वो समुद्र मंथन वाली कहानी है ना, कि कैसे दैत्य स्वरभानु ने अमृत पी लिया था, तो विष्णु ने उसका सिर काट दिया, तो सिर बन गया राहु और धड़ केतु,
और वही बदला लेने के लिए सूरज और चांद को ग्रहण लगाते हैं। हाँ हाँ, सुना है। ग्रहण के टाइम सूतक भी मानते हैं। बिल्कुल, खाने पीने पूजा पाठ पर रोक। इसी तरह पुराने चीन में मानते थे कि एक अदृश्य ड्रैगन चांद को खा रहा है और उसे डराने के लिए लोग बर्तन पीटते थे, शोर मचाते थे। अच्छा। मेसोपोटामिया में तो और भी गजब था। राजा को अस्थायी रूप से गद्दी से हटा देते थे। क्या? क्यों? ताकि अगर ग्रहण का कोई बुरा असर हो तो वो असली राजा पर ना पड़े, नकली राजा पर पड़ जाए। गजब, मतलब राजा की जगह बलि का बकरा। लेकिन क्या सिर्फ डर ही था या किसी ने इसका कुछ पॉजिटिव इस्तेमाल भी किया? हाँ, किया। प्राचीन यूनानियों और बेबीलोन के जो खगोलविद थे, उन्होंने चंद्र ग्रहण का इस्तेमाल वैज्ञानिक खोज के लिए किया। कैसे? अरस्तु जैसे फिलोसफर ने नोटिस किया कि चांद पर जो पृथ्वी की छाया पड़ती है, उसका किनारा हमेशा गोल होता है, चाहे ग्रहण किसी भी एंगल पर लगे। इससे उन्होंने नतीजा निकाला कि पृथ्वी चपटी नहीं, गोल है, और ये ईसा से सदियों पहले की बात है। वाह, मतलब ग्रहण ने ही पृथ्वी के गोल होने का पहला पक्का सबूत दिया। और वो क्रिस्टोफर कोलंबस वाला किस्सा भी तो है। हाँ हाँ, वो तो बहुत फेमस है। 1504 की बात है। कोलंबस और उसके साथी जमैका में फंस गए थे। अच्छा। और वहां के लोकल लोगों ने उन्हें खाना पानी देना बंद कर दिया था। अब कोलंबस के पास एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स थे। उसे पता था कि 29 फरवरी की रात को पूरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो उसने क्या किया? उसने लोकल चीफ्स को बुलाया और कहा कि देखो, भगवान तुम लोगों से नाराज है और सजा के तौर पर आसमान से चांद को गायब कर देगा और उसे खूनी रंग में बदल देगा। अरे बाप रे। और फिर जब ठीक टाइम पर चांद लाल होने लगा तो वो लोग डर गए होंगे। बिल्कुल, उन्हें लगा कोलंबस के पास कोई जादुई शक्ति है। उन्होंने फौरन कोलंबस और उसके लोगों को फिर से मदद देना शुरू कर दिया। वाह, मतलब खगोलीय ज्ञान उस जमाने में पावर भी था। हाँ बिल्कुल। वाकई इतिहास तो बड़ा मजेदार है। लेकिन अब आते हैं आज के टाइम में। क्या आज के विज्ञान के लिए भी चंद्र ग्रहण उतने ही जरूरी हैं, जबकि हमारे पास इतने एडवांस टेलीस्कोप्स हैं, स्पेसक्राफ्ट्स हैं? हाँ, आज भी चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों को बहुत कीमती जानकारी देते हैं। सबसे पहला और जरूरी इस्तेमाल है पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन। अच्छा, वो कैसे? जैसा हमने अभी बात की थी ना कि चांद का रंग और चमक एटमॉस्फेयर की हालत पर निर्भर करते हैं। हाँ। तो ग्रहण के दौरान जब सूरज की लाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से छनकर चांद तक पहुंचती है, वैज्ञानिक उस लाइट का स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं। स्पेक्ट्रम एनालिसिस मतलब उस लाइट को उसके अलग अलग रंगों या वेवलेंथ में तोड़कर देखना। इससे पता चलता है कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स में क्या क्या है, उनका टेम्परेचर कितना है, उनमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, जैसे ओजोन, पानी की भाप, धूल, पोल्यूशन या ज्वालामुखी की राख। मतलब लाइट के रंगों से पता चल जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है। हाँ। और वो डेंजॉन स्केल क्या होता है जिसका जिक्र था? हाँ, डेंजॉन स्केल ये एक 5 पॉइंट का स्केल है, L = 0 से L = 4 तक। एस्ट्रोनॉमर्स इसे यूज करते हैं ये बताने के लिए कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद कितना चमकीला था और उसका रंग कैसा था। जैसे L = 0 मतलब बहुत ही डार्क ग्रहण, चांद लगभग गायब। ये तब होता है जब एटमॉस्फेयर बहुत धुंधला हो, जैसे किसी बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। L1 मतलब डार्क ग्रहण, भूरा या ग्रे रंग का, चांद के फीचर्स मुश्किल से दिखें। L2 मतलब गहरा लाल या जंग जैसा रंग, L3 ईंट जैसा लाल, किनारे थोड़े चमकीले, और L4 मतलब बहुत चमकीला तांबी लाल या ऑरेंज ग्रहण, किनारे काफी ब्राइट। ये बहुत साफ एटमॉस्फेयर का संकेत है। अच्छा, तो इस स्केल से साइंटिस्ट अलग-अलग ग्रहणों को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, और वक्त के साथ एटमॉस्फेयर में आ रहे बदलावों को ट्रैक कर सकते हैं। ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है एटमॉस्फेयर पर नजर रखने का। अच्छा, एटमॉस्फेयर के अलावा क्या चांद की सतह के बारे में भी कुछ पता चलता है? हाँ बिल्कुल। ग्रहण के दौरान क्या होता है, चांद की सतह पर सीधी धूप पड़नी बंद हो जाती है, तो वो अचानक ठंडी होने लगती है। हाँ, जाहिर है। तो साइंटिस्ट इंफ्रारेड कैमरास से नापते हैं कि सतह के अलग अलग हिस्से कितनी तेजी से ठंडे हो रहे हैं। उससे क्या पता चलता है? उससे चांद की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, उसकी बनावट, उसकी डेंसिटी और वो गर्मी को कैसे होल्ड करती है, इसके बारे में पता चलता है। जैसे जिन हिस्सों में चट्टानें ज्यादा होती हैं वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जहां धूल ज्यादा होती है वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अरे वाह,
मतलब ग्रहण से चांद की मिट्टी की जांच भी हो जाती है। और आपने वो एक्सोप्लैनेट का भी जिक्र किया था, हमारे चंद्र ग्रहण का सौरमंडल के बाहर के ग्रहों से क्या लेना देना? हाँ, ये एक बहुत ही क्लेवर एप्लीकेशन है। देखिए, हम एक्सोप्लैनेट कैसे खोजते हैं, सौरमंडल के बाहर के ग्रह। हाँ। एक तरीका है ट्रांजिट मेथड। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वो तारे की थोड़ी सी लाइट रोक लेता है। तारे की चमक में हल्की सी कमी आती है। अगर उस एक्सोप्लैनेट का अपना एटमॉस्फेयर है तो तारे की कुछ लाइट उस एटमॉस्फेयर से होकर हम तक पहुंचती है। साइंटिस्ट उस लाइट को एनालाइज करके एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये समझ आया। पर इसमें चंद्र ग्रहण कैसे मदद करता है? चंद्र ग्रहण एक तरह से चांद के नजरिए से देखा जाए तो पृथ्वी का सूरज के सामने से गुजरना है, मतलब पृथ्वी का ट्रांजिट है। अच्छा, हाँ। इस दौरान सूरज की लाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है और फिर चांद से टकराकर हम तक आती है। अब क्योंकि हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम चंद्र ग्रहण के दौरान इस लाइट को स्टडी करके ये समझ सकते हैं कि एक जाना पहचाना एटमॉस्फेयर लाइट के स्पेक्ट्रम को कैसे बदलता है। ये जो समझ है, ये हमें एक्सोप्लैनेट के ट्रांजिट से मिलने वाले डेटा को बेहतर ढंग से समझने और एनालाइज करने में मदद करती है। ये एक तरह की कैलिब्रेशन या स्टैंडर्ड बन जाता है। वाह, मतलब अपने घर के ग्रहण को पढ़कर हम अरबों मील दूर के ग्रहों के वायुमंडल को समझने के तरीके सीख रहे हैं। ये तो सच में फ्यूचर साइंस है। क्या कुछ और भी अनोखी बातें हैं इन ग्रहणों के बारे में? हाँ, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। जैसे कभी-कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण सुपरमून के साथ होता है। सुपरमून? हाँ, सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा के टाइम चांद अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी के सबसे करीब होता है, पेरिजी पर। अच्छा। ऐसे में वो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा और ज्यादा ब्राइट दिखता है। अब अगर इसी दौरान पूर्ण ग्रहण भी हो तो उसे कहते हैं सुपर ब्लड मून। नज़ारा और भी शानदार होता है। सुपर ब्लड मून, नाम ही कितना जबरदस्त है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है सैरोस चक्र। सैरोस चक्र, ये क्या है? ये लगभग 18 साल 11 दिन और 8 घंटे का एक पीरियड है। इसे बेबीलोन के एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा था। इस टाइम के बाद सूरज, पृथ्वी और चांद लगभग वैसी ही ज्योमेट्री में वापस आ जाते हैं। अच्छा। और इसलिए लगभग वैसा ही ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, फिर से होता है। हालांकि वो पृथ्वी पर किसी और जगह दिखाई देगा। इस चक्र की वजह से ही पुराने जमाने में ग्रहणों की भविष्यवाणी करना पॉसिबल हुआ था। यानी ये घटनाएं भले ही हमें कभी कभार दिखें, पर इनके पीछे एक रेगुलर गणित है। जैसे ब्रह्मांड की घड़ियां हों। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती हैं कि ये यूनिवर्स एक सिस्टमैटिक, समझने लायक जगह है। हाँ। और इन घटनाओं को स्टडी करना हमें अपने बारे में, अपने ग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मेन बातें क्या रहीं? चंद्रग्रहण तब होता है जब सूरज, पृथ्वी, चांद एक लाइन में आते हैं। पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है। हाँ, और ये हमेशा पूर्णिमा को होता है, पर हर पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि चांद की ऑर्बिट 5 डिग्री झुकी हुई है। हमने समझा कि ब्लड मून का लाल रंग पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लाइट के बिखरने, रेले स्कैटरिंग और मुड़ने, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नीला रंग बिखर जाता है, लाल रंग मुड़कर चांद तक पहुंचता है। बिल्कुल। और इस रंग की इंटेंसिटी एटमॉस्फेयर की हालत बताती है, जिसे डेंजियन स्केल से नापते हैं। हमने ये भी जाना कि 3 तरह के ग्रहण होते हैं: पेनम्ब्रल, हल्का, पार्शल, कुछ हिस्सा डार्क, और टोटल, पूरा चांद डार्क शैडो में, जिससे ब्लड मून बनता है। और इससे नंगी आंखों से देखना सेफ है, दूरबीन से और अच्छा दिखता है। हमने इसका इतिहास देखा, कैसे इसने साबित किया कि पृथ्वी गोल है, कैसे कोलंबस ने इसका फायदा उठाया, और कैसे अलग अलग कल्चर्स ने इसे कहानियों से जोड़ा, जैसे राहु, केतु, ड्रैगन वगैरह। और सबसे जरूरी, आज के साइंस में इसका इस्तेमाल समझा। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, चांद की सतह की जानकारी लेना, और तो और एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को समझने के तरीके बेहतर बनाना। सही कहा। ये सारी जानकारी न सिर्फ हमें इस खूबसूरत घटना को अप्रिशिएट करने में मदद करती है, बल्कि साइंस कैसे काम करता है और हम अपने ग्रह को कैसे समझते हैं, उसे भी गहरा करती है। बिल्कुल। और 2025 में जो भारत से 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेंगे, उन्हें देखने का मजा इस जानकारी के साथ दुगना हो जाएगा। तो आज की चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ग्रहण के देखने के तरीके को कितना बदलता है। धूल, बादल, ज्वालामुखी राख, सब रंगत बदल देते हैं। अब अगर हम भविष्य की तरफ देखें,
जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ रहे हैं और पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चीजें हो रही हैं, तो क्या ये बदलाव चंद्र ग्रहणों को देखने के हमारे तरीके या हमारी समझ को किसी नए ढंग से प्रभावित कर सकते हैं? ये बहुत ही अहम और आज के समय से जुड़ा हुआ सवाल है। यकीनन पृथ्वी के वायुमंडल में जो लंबे समय के बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो बढ़ते प्रदूषण से हों, क्लाइमेट चेंज से बदलते बादलों के पैटर्न हों या इंडस्ट्री से निकलने वाले एरोसॉल हों, ये सब चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पर पड़ने वाली लाइट की मात्रा, उसके रंग और स्पेक्ट्रम को बदल सकते हैं। अच्छा। हो सकता है भविष्य में चंद्र ग्रहणों का और भी सटीक और रेगुलर ऑब्जर्वेशन हमें इन वायुमंडलीय बदलावों को ट्रैक करने का एक और जरिया दे। शायद हम ग्रहण के रंग और चमक में होने वाले छोटे छोटे बदलावों का एनालिसिस करके क्लाइमेट मॉडल्स को और बेहतर बनाने में मदद कर सके। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। और जैसे जैसे स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज एडवांस हो रही हैं, शायद हम भविष्य में पृथ्वी की छाया और उसके वायुमंडलीय किनारे का अध्ययन सीधे स्पेस से कर पाएं, जिससे हमें और भी ज्यादा क्लियर पिक्चर मिले। ये सोचना वाकई रोमांचक है कि ये सदियों पुरानी खगोलीय घटना भविष्य में पृथ्वी विज्ञान और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए और कौन से राज खोल सकती है।